सोचिए, आप एक ऐसी सर्द और सीलन भरी काल कोठरी में कैद हैं, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। बाहर सुबह होने वाली है और उस सुबह के सूरज के साथ ही एक जल्लाद अपनी भारी खून से सनी तलवार लेकर आपका इंतजार कर रहा है। मौत की ठंडी आहट आपके गर्दन को छू रही है। जल्लाद की तलवार के पत्थर पर रगड़े जाने की खौफनाक आवाज आपके कानों के पर्दे फाड़ रही है। आपकी धड़कनें इतनी तेज हैं कि आपको अपनी ही छाती फटने का डर सता रहा है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा खौफनाक और दिल चीर देने वाली बात यह है कि आप पूरी तरह से बेगुनाह हैं। आपने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बल्कि अपना हर कतरा, अपने खून की हर बूंद दूसरों की रक्षा में बहा दी। और आज उसी रक्षा के बदले आपको गद्दार करार देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पूर्वी, और आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूं, जो सदियों पहले समय के पन्नों में कहीं दफन हो गई थी। आज हम चलेंगे इतिहास के उस अंधेरे मोड़ पर, जहां न्याय के मंदिर में ही एक बेदाग रक्षक का गला रेता जाने वाला था। एक ऐसी खौफनाक साजिश जहां वफादारी का सिला मौत था और गद्दारी राज सिंहासन पर बैठकर अट्टहास कर रही थी। दिल थाम कर बैठिएगा और अपनी सांसों की गति को काबू में रखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि साजिश, धोखे और न्याय की एक ऐसी भयंकर भूल भुलैया है जो आपको अंत तक कुर्सी से बांधे रखेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष प्रस्तुति में। ये बात है आज से कई सदियों पहले की, जब आर्यावर्त की धरती पर सबसे संपन्न, शक्तिशाली और अजय साम्राज्य सूर्यगढ़ का परचम लहराता था। सूर्यगढ़ कोई साधारण राज्य नहीं था। उसकी सीमाएं विशाल पर्वतों से लेकर गहरी नदियों तक फैली थीं। उस राज्य की दीवारें काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनी थीं, जिन्हें भेदना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव था। वहां के बाजारों में सोने चांदी के सिक्कों की खनक हमेशा गूंजती रहती थी। इस महान साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे चक्रवर्ती सम्राट वीरभद्र। सम्राट वीरभद्र केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए किसी देवता के समान थे। वे अपने कठोर लेकिन निष्पक्ष न्याय, अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति असीम प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में राज्य इतना सुरक्षित था कि लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन दोस्तों, इस असीम सुरक्षा और अजय शक्ति के पीछे सिर्फ सम्राट की नीतियां ही नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे शूरवीर का हाथ था जिसकी तलवार की झंकार से ही दुश्मन सेना के हौसले पस्त हो जाते थे। वो योद्धा था सूर्यगढ़ का प्रधान सेनापति मार्तंड। मार्तंड एक इंसान कम और एक जीता जागता पहाड़ ज्यादा लगता था। 6.5 फीट का उसका बलिष्ठ शरीर, चौड़ा सीना और उस सीने पर अनगिनत युद्धों के गहरे घाव जो किसी आभूषण की तरह सजे हुए थे। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और इरादे हिमालय की तरह अडिग। मार्तंड का खौफ ऐसा था कि चंद्रगिरी जैसे पड़ोसी दुश्मन राज्यों के सैनिक उसके नाम से ही कांप उठते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले जब सूर्यगढ़ पर चारों तरफ से दुश्मनों ने एक साथ हमला किया था, तब मार्तंड ने अकेले ही भैरव घाटी के संकरे रास्ते पर दुश्मन की एक पूरी टुकड़ी को अपनी भारी तलवार से गाजर मूली की तरह काट डाला था और सम्राट वीरभद्र की जान बचाई थी। मार्तंड का जीवन बिल्कुल पारदर्शी था। उसे न धन का लालच था, न किसी राज सिंहासन का मोह। वो सादा जीवन जीता था और उसका एक ही धर्म था, अपने साम्राज्य की रक्षा करना। सम्राट वीरभद्र भी मार्तंड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। दरबार में हर बड़ा फैसला मार्तंड की राय के बिना अधूरा माना जाता था। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है कि जहां रोशनी सबसे ज्यादा और तेज होती है, वहीं परछाइयां भी सबसे गहरी और काली बनती हैं। सूर्यगढ़ के उस चमचमाते राज दरबार में एक ऐसा भी शख्स था जिसकी आंखों में मार्तंड की ये अपार सफलता, ये वफादारी और ये सम्मान एक कांटे की तरह खटक रहा था। वो शख्स था राज्य का महामंत्री विशाख। विशाख शरीर से तो बहुत दुबला पतला था, हमेशा रेशमी वस्त्रों में लिपटा रहता था, लेकिन उसका दिमाग किसी जहरीले नाग से भी ज्यादा खतरनाक था। वो कूटनीति का माहिर खिलाड़ी था। उसकी बातें इतनी मीठी होती थीं कि कोई भी उसके जाल में फंस जाए,
लेकिन उस मीठी जुबान के पीछे हमेशा एक जहर बुझा खंजर छिपा रहता था। विशाख सालों से सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठने का ख्वाब देख रहा था। वो चाहता था कि सम्राट की आंखों का तारा केवल वो बने और राज्य की पूरी डोर उसके इशारों पर नाचे। लेकिन जब तक मार्तंड राज्य दरबार में एक चट्टान की तरह खड़ा था, विशाख का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। विशाख बहुत अच्छी तरह जानता था कि युद्ध के मैदान में मार्तंड से टकराना मौत को बुलावा देना है। इसलिए उसने अपने जहरीले दिमाग से एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसे मार्तंड की कोई भी तलवार नहीं काट सकती थी। विशाख ने एक बेहद खौफनाक और अचूक योजना बनाई। उसने अपने ही राज्य के साथ गद्दारी करते हुए पड़ोसी दुश्मन राज्य चंद्रगिरी के राजा के साथ गुप्त रूप से हाथ मिला लिया। चंद्रगिरी का राजा लंबे समय से सूर्यगढ़ को धूल में मिलाने की फिराक में था, लेकिन मार्तंड के खौफ से कभी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अमावस की एक घनी, काली और तूफानी रात में राज्य की सीमाओं से बहुत दूर एक पुराने वीरान खंडहर में विशाख और चंद्रगिरी के गुप्तचरों की मुलाकात हुई। आसमान से तेज बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थीं, मानो प्रकृति भी इस भयंकर गद्दारी पर रो रही हो। वहां विशाख ने सूर्यगढ़ का पूरा सौदा कर लिया। उसने चंद्रगिरी के राजा को संदेश भिजवाया कि वो बहुत जल्द मार्तंड को रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगा, लेकिन इसके बदले में उसे सूर्यगढ़ का आधा राज्य और अथाह दौलत चाहिए। योजना के पहले चरण के तहत विशाख ने राज्य के सबसे कुशल और वयोवृद्ध कारीगर को अगवा करवाया। उस कारीगर के परिवार को बंधक बनाकर विशाख ने मार्तंड की शाही मुहर की बिल्कुल हूबहू नकल बनवाई। काम पूरा होते ही उस कारीगर को जहर देकर मार दिया गया और उसकी लाश को उफनती नदी में फेंक दिया गया ताकि कोई सुराग ना बचे। इसके बाद विशाख ने चंद्रगिरी के राजा से कुछ जाली पत्र लिखवाए। उन पत्रों की भाषा ऐसी थी मानो मार्तंड खुद चंद्रगिरी के राजा को लिख रहा हो। उन जाली पत्रों में लिखा था कि मार्तंड सूर्यगढ़ की सैन्य कमजोरियों, खजाने के गुप्त रास्तों और राज्य की आपातकालीन सुरंगों की जानकारी चंद्रगिरी को दे रहा है। उन पत्रों पर मार्तंड की वो नकली मुहर लगा दी गई, लेकिन विशाख बहुत चतुर था। वो जानता था कि सिर्फ कागज के कुछ टुकड़ों से मार्तंड जैसे महान और वफादार इंसान को गद्दार साबित नहीं किया जा सकता। सम्राट सबूत मांगेंगे। इसके लिए उसने चंद्रगिरी से स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए कई बड़े संदूक मंगवाए। रात के तीसरे पहर जब पूरा सूर्यगढ़ गहरी नींद में सो रहा था, विशाख के कुछ बेहद खास, खूंखार और प्रशिक्षित आदमियों ने मार्तंड के महल में पीछे के रास्ते से सेंध लगाई। मार्तंड उस समय सीमा पर एक गश्त से लौटकर गहरी नींद में था। उन आदमियों ने बड़ी ही चालाकी से मार्तंड के विश्राम कक्ष के ठीक नीचे बने पुराने तहखाने की दीवार तोड़ी और चंद्रगिरी की मुहर लगे वो सारे सोने के संदूक वहां छिपा दिए। दीवार को वापस इस तरह चुनवा दिया गया और उस पर पुरानी धूल डाल दी गई कि किसी को रत्ती भर भी शक न हो। षड्यंत्र का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। अब बस एक धमाके का इंतजार था। अगली सुबह सूर्यगढ़ का राज दरबार सजा। माहौल बिल्कुल आम दिनों जैसा था। मार्तंड अपनी जगह पर हमेशा की तरह सीना ताने शांत और गरिमामयी मुद्रा में खड़ा था। तभी राज दरबार के मुख्य द्वार से विशाख बदहवस हालत में दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने अपने रेशमी कपड़े फाड़ लिए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में मगरमच्छ के झूठे आंसू छलक रहे थे। वो सीधा सम्राट वीरभद्र के सिंहासन के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। महाराज, अनर्थ हो गया, हम लुट गए। हमारी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा खंजर घोंपा जा रहा है। हमारे राज्य की सुरक्षा खतरे में है। सम्राट वीरभद्र अचानक इस ड्रामे से चौंक गए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट ने विशाख को उठाया और गंभीर स्वर में पूछा, महामंत्री, ये क्या रूप बना रखा है तुमने? क्या हुआ है? तुम इतने विचलित क्यों हो? विशाख ने कांपते हाथों से वो जाली पत्र अपने वस्त्रों से निकाले और सम्राट के सामने पेश कर दिए। महाराज, मुझे बीती रात हमारे गुप्तचरों से ये भयानक पत्र मिले हैं। हमारा कोई अपना ही, कोई बहुत खास चंद्रगिरी के साथ मिलकर हमारे सूर्यगढ़ का सौदा कर रहा है। सम्राट ने जैसे ही उन पत्रों को खोला और पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन पत्रों पर किसी और की नहीं, बल्कि उनके सबसे विश्वस्त सेनापति मार्तंड की मोहर थी। पत्रों की लिखावट और मोहर चीख चीख कर मार्तंड की गद्दारी की गवाही दे रहे थे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी सांसें रुक गई हों। सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उन्होंने भारी मन और कांपती हुई आवाज में मार्तंड के महल और उसके कक्ष की तुरंत तलाशी लेने के आदेश दिए। विशाख के ही सैनिक, जो पहले से इस काम के लिए तैयार खड़े थे, तुरंत मार्तंड के महल की तरफ दौड़ पड़े। दरबार में एक असहज खामोशी थी। मार्तंड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और कुछ ही देर बाद वो सैनिक वापस लौटे, उन भारी संदूकों के साथ। जब वो संदूक दरबार के बीचों बीच रखे गए और उनके ढक्कन खोले गए तो चंद्रगिरी की मोहर लगी स्वर्ण मुद्राओं की पीली चमक से दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। सब कुछ खत्म हो गया था। जो मार्तंड कल तक राज्य का रक्षक था, एक भगवान की तरह पूजा जाता था, वो रातों रात एक बिका हुआ गद्दार साबित हो चुका था। सम्राट वीरभद्र ने खून के घूंट पीते हुए मार्तंड की ओर देखा। उनकी आंखों में अविश्वास, गहरा क्रोध और एक ऐसी पीड़ा का समंदर उमड़ रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने जिस इंसान पर अपने सगे भाई से ज्यादा भरोसा किया था, आज उसी ने उन्हें धोखा दिया था। तथ्य यही कह रहे थे। सेनापति, सम्राट की आवाज भारी और कांपती हुई थी। क्या इन स्पष्ट प्रमाणों के खिलाफ तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? मार्तंड अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक ऐसा तूफान और दर्द था जो किसी भी दुश्मन की तलवार के घाव से 1000 गुना ज्यादा गहरा था। उसने अपने जीवन में मौत को अनगिनत बार देखा था, लेकिन गद्दारी के इस कलंक ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। उसने पूरी गरिमा के साथ अपना सिर उठाया, सम्राट की आंखों में सीधा देखा और एक स्थिर लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, महाराज, मैंने अपना पूरा रक्त इस राज्य की मिट्टी को सींचने में लगा दिया। मेरी वफादारी मेरे शरीर के हर रोम में, मेरी हर सांस में बसती है। ये मोहर बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। ये स्वर्ण भी मेरे ही कक्ष के तहखाने से निकला है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। किसी ने सत्य को एक बहुत गहरे और खौफनाक झूठ का आवरण पहना दिया है। मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि महाराज, जब आपने मुझ पर शक ही कर लिया, जब हमारा बरसों का विश्वास ही टूट गया, तो इन बेजान शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता। मार्तंड के इन मार्मिक शब्दों ने कई पुराने दरबारियों की आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन राजशाही कानून अंधा होता है। वो भावनाओं, आंसुओं या बीते हुए कल की वफादारी पर नहीं, बल्कि सामने रखे सबूतों पर चलता है। विशाख ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत आग में घी डाला। महाराज, ये गद्दार हमारी भावनाओं से खेल रहा है। इसके शब्दों के जाल में मत फंसिए। राज्य की सुरक्षा से बड़ी कोई मित्रता नहीं होती। कठोर न्याय कीजिए महाराज, अन्यथा जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। भारी मन, कांपते हाथों और डबडबाई आंखों के साथ सम्राट वीरभद्र ने सूर्यगढ़ के इतिहास का सबसे कठोर और दर्दनाक फैसला सुना दिया। मार्तंड को कल सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस रात पूरे सूर्यगढ़ में मातम छा गया। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे सो गए। सेनापति को भारी लोहे की बेड़ियों में जकड़कर महल के सबसे निचले हिस्से में बनी काल कोठरी में फेंक दिया गया। रात के घने अंधेरे में जब सब सो रहे थे, विशाख एक मशाल लिए मार्तंड की काल कोठरी में पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत की एक कुटिल, घिनौनी और शैतानी मुस्कान थी। वो लोहे की सलाखों के बाहर खड़ा होकर हंसते हुए बोला, देखा सेनापति, तुम्हारी वो अजय तलवार, तुम्हारा वो घमंड मेरे इस छोटे से दिमाग से हार गया। कल सूरज निकलने के साथ ही तुम्हारी वो महान वफादारी कटकर मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये राज्य मेरा है और तुम एक गद्दार की मौत मरोगे। मार्तंड जमीन पर आंखें बंद किए बैठा था। उसने विशाख की तरफ भी नहीं देखा। वो शांत स्वर में बोला, सत्य को कुछ देर के लिए काले बादलों से ढका जरूर जा सकता है विशाख, लेकिन सूरज को कोई हमेशा के लिए उगने से नहीं रोक सकता। उसका ये खौफनाक और निडर मौन विशाख की जीत के जश्न पर एक तमाचे की तरह लग रहा था। और फिर आई अगली सुबह, वो मनहूस सुबह जिसका किसी को इंतजार नहीं था। प्रांगण खचाखच भरा था। हजारों की भीड़ अपने हीरो, अपने रक्षक को मरते हुए देखने के लिए आंसुओं के साथ खड़ी थी। बीच प्रांगण में लकड़ी का एक बड़ा सा ठूंठ रखा था जहां वध होना था। वध स्थल पर राज्य का सबसे खूंखार जल्लाद अपनी नंगी धारदार तलवार लिए खड़ा था। मार्तंड को भारी जंजीरों में बांध कर लाया गया। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन मार्तंड की चाल में आज भी वही शेर जैसी ठसक और चेहरे पर वही तेज था। उसने सम्राट की ओर देखकर अंतिम बार नमन किया
और बिना किसी खौफ के अपना सिर लकड़ी के ठूंठ पर रख दिया। सम्राट वीरभद्र सिंहासन पर मूर्तिवत बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर का हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा भीतरी भीतर चीख रही थी। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, जो वध का इशारा था। जल्लाद ने अपनी भारी तलवार को हवा में ऊपर उठाया। तलवार की तेज धार पर सुबह के पहले सूरज की पहली किरण चमकी। मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। तभी अचानक प्रांगण के मुख्य द्वार पर एक तेज घोड़े के टापों की गगनभेदी आवाज गूंजी। रुकिए महाराज, रुकिए, तलवार रोक दीजिए, ये न्याय नहीं, ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। सभी की नजरें द्वार की तरफ घूम गईं। वो मार्तंड का एक अत्यंत युवा और निष्ठावान सैनिक समर था। समर की हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह लहूलुहान था। उसके कपड़े खून से सने थे और उसके सीने पर तलवार का एक गहरा घाव था जिससे खून रिस रहा था। लेकिन उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में एक व्यक्ति की गर्दन थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंद्रगिरी का मुख्य गुप्तचर था, जो विशाख के साथ मिलकर काम कर रहा था। समर ने घोड़े से छलांग लगाई और उस गुप्तचर को घसीटते हुए हांफता हुआ सीधा सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन सेनापति मार्तंड पूरी तरह से बेगुनाह हैं। ये सब इस नीच और गद्दार महामंत्री विशाख की रची हुई एक भयंकर साजिश है। दरबार और प्रांगण में मानो भूचाल आ गया। विशाख के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वो पसीने से तरबतर हो गया और कांपने लगा। उसने बौखलाते हुए चिल्लाकर पहरेदारों से कहा, इस पागल सैनिक को तुरंत गिरफ्तार करो। ये राजद्रोह कर रहा है, ये वध में बाधा डाल रहा है, इसे भी फांसी दे दो। लेकिन सम्राट वीरभद्र अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज बादलों की भयंकर गर्जन की तरह पूरे प्रांगण में गूंजी। खामोश विशाख, अपनी जुबान बंद रखो, बोलने दो इसे। समर ने लंबी सांस ली और अपनी पीड़ा को दबाते हुए पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे बीती रात जब पूरा राज्य सो रहा था, उसे विशाख के कुछ संदिग्ध आदमियों पर शक हुआ जो छुपकर सीमा की तरफ जा रहे थे। उसने अकेले ही उनका पीछा किया और उन्हें सीमा पार चंद्रगिरी के गुप्तचरों को संदेश और धन देते हुए पकड़ लिया। घने जंगल में एक भयंकर लड़ाई हुई। समर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसे कई घाव लगे, लेकिन उसने उन सभी गद्दारों को मार गिराया और इस मुख्य गुप्तचर को जिंदा पकड़ लाया। मौत के खौफ और सम्राट के खौफनाक गुस्से को देखकर उस गुप्तचर की रूह कांप गई और उसने जनता और सम्राट के सामने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने रोते हुए बता दिया कि कैसे विशाख ने नकली मोहर बनवाई, कैसे कारीगर को मारा, कैसे सुरंग खोदकर मार्तंड के कमरे में सोना रखवाया और कैसे उसने खुद सूर्यगढ़ का सौदा किया था। प्रमाण के तौर पर समर ने अपने खून से सने हाथों से वो मोम और धातु का सांचा भी दरबार के फर्श पर फेंक दिया, जिससे मार्तंड की नकली मोहर तैयार की गई थी। सन्नाटा चीरती हुई सच्चाई अब एक नंगे सच की तरह सबके सामने खड़ी थी। सारी परतें खुल चुकी थीं। सम्राट वीरभद्र का चेहरा क्रोध और पश्चाताप से लाल अंगारे की तरह जल रहा था। उन्होंने अपनी भारी म्यान से अपनी ही तलवार खींच ली और विशाख की ओर बढ़े। विशाख थर थर कांपता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। लेकिन सम्राट ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। तुमने केवल एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश नहीं की है विशाख, तुमने सूर्यगढ़ के महान न्याय, मेरे विश्वास और इस राज्य की आत्मा की हत्या करने की कोशिश की है। तुम्हारी माफी केवल मौत है। उसी पल, उसी क्षण, उसी प्रांगण में और उसी वध स्थल पर विशाख को बालों से घसीट कर ले जाया गया और उसी जल्लाद की उसी तलवार से जो मार्तंड के लिए उठाई गई थी, गद्दार विशाख का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सूर्यगढ़ की जनता ने उस दिन एक गहरी राहत की सांस ली। वफादारी की जीत हुई थी और न्याय का असली और खौफनाक अर्थ पूरे साम्राज्य ने हमेशा के लिए समझ लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी, मार्मिक और जीवन बदल देने वाली सीख देती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम किसी पर भी आरोप लगाने या कोई बड़ा फैसला लेने की जल्दबाजी कर बैठते हैं। याद रखिए, केवल आंखों देखे या कानों सुने पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अक्सर जो चीजें हमें सबूत के रूप में सबसे साफ और स्पष्ट नजर आती हैं,
वो किसी बहुत गहरी गलतफहमी या घिनौनी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। सच्चा न्याय केवल तर्कों, कागजों और सामने दिख रहे गवाहों से नहीं होता, बल्कि इसके लिए इंसान के चरित्र, उसकी नीयत, उसकी वफादारी, उसके इतिहास और परिस्थितियों की बहुत गहराई से जांच आवश्यक होती है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, उस पर कलंक भी लग सकता है, लेकिन वो पराजित कभी नहीं होता। समय आने पर सत्य अपना रास्ता खुद बना लेता है। क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है जहां सच्चाई को साबित करना आपके लिए सबसे कठिन हो गया हो? या क्या कभी किसी छोटी सी गलतफहमी या झूठे सबूत ने आपके किसी बहुत गहरे और प्यारे रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हों? अपने विचार, अपने जज्बात और अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। मुझे आपकी कहानियों और विचारों को पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको न्याय, धोखे, साजिश और वफादारी की ये राजसी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों, परिवार वालों और करीबियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के सफर पर मेरे साथ आगे भी चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा सच का साथ दें और सुरक्षित रहें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।